नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजेश कुमार पाल आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। जैसा कि आप सभी ने पिछला वीडियो जो देखा होगा, हमें उम्मीद है उसमें का जो टॉपिक था वो बहुत ही चर्चित और बहुत ही परिचित टॉपिक था। वो टॉपिक था राजनीति। और आज उसी टॉपिक को हम एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब आज हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या महत्व है। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और आपके सामने अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम अपने विषय पर आते हैं। मेरे मित्रों, जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी राजनीति होती है जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य घटित होती है, या हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने जो पारस्परिक मतभेद होते हैं, हितों के बीच जो टकराव होता है, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मतलब जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य घटित होती है, या हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न संप्रभु राज्य हैं उनके मध्य घटित हो सकती है। अगर इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें तो जैसे विभिन्न जो संप्रभु राज्य हैं, जैसे हमारा भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि। तो जैसे मान लीजिए कि कि ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये यूएस हो गया, ये यूके हो गया, ये फ्रांस हो गया, ये नेपाल हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से विभिन्न संप्रभु राज्य या विभिन्न राष्ट्र वो अपने पारस्परिक हितों के बीच जो टकराव होता है उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उसका समाधान खोजते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये भारत हो गया, अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे संप्रभु राष्ट्र हैं, आप उनके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ हमारा उदाहरण देने का आशय ये है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है वो घटित कैसे होती है, वो कैसे चलती है, वो किनके बीच होती है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो मेन एक्टर होते हैं वो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नेपाल, पाकिस्तान इत्यादि संप्रभु राज्यों के मध्य घटित होती है, और इसमें यही मेन प्लेयर की भूमिका निभाते हैं और यही मेन एक्टर होते हैं। और जब भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई वार्ता होती है, सम्मेलन होता है, तो उसमें जो विभिन्न राष्ट्र के प्रतिनिधि जो जाते हैं वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी भी खास विषय पर अपने विचार रखते हैं, आपस में डिस्कशंस करते हैं, और इसके माध्यम से जो हितों का टकराव होता है या जो एक प्रकार से वैचारिक मतभिन्नता होती है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों,
हमारे कहने का आशय ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी राजनीति है जो विभिन्न संप्रभु राज्यों के मध्य घटित होती है और वो आपस में मिल बैठ कर के बात करते हैं और समस्याओं का समाधान खोजते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसका महत्व क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है उसका महत्व क्या है। मित्रों, जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व की बात करते हैं या इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्यों करें। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या बगैर इसके हमारा काम नहीं चल पाएगा, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे यदि इसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो अगर इसके अध्ययन के महत्व की बात करें तो हम ये कहेंगे कि यदि आप पूरे की पूरी जो विश्व की जनसंख्या है, जो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है, यदि आप उस पर एक नज़र डालेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि जो पूरी की पूरी जनसंख्या है, जो विश्व की पूरी जनसंख्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा हो गया पूरा विश्व, ये वर्ल्ड है, तो इसमें जितने भी लोग रहने वाले हैं, बसे हुए हैं, मतलब जो पूरी की पूरी जो विश्व की जनसंख्या है, यदि आप उस पर नज़र डालेंगे तो वो जनसंख्या कुछ क्षेत्रों में या संप्रभु राज्यों में विभक्त है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका यूरोप हो गया और ये आपका एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, फिर इसी में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तमाम सारे जो क्षेत्र हैं। तो उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी जो जनसंख्या है वो विभिन्न क्षेत्रों में बटी हुई है, या विभिन्न, अब इसी जैसे यूरोप महाद्वीप है तो यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे संप्रभु राज्य हैं, इसमें आपका ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह तमाम सारे देश हैं। फिर एशिया में आप आएंगे तो यहाँ भी बहुत सारे संप्रभु राज्य हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, तमाम सारे। फिर इसी प्रकार से आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत सारे संप्रभु राज्य हैं, फिर इसी प्रकार से आपको अफ्रीका महाद्वीप में भी दिखाई पड़ते हैं। तो जो पूरी की पूरी जनसंख्या है वो विभिन्न क्षेत्रों में या संप्रभु राज्यों में बटी हुई है, और यही संप्रभु राज्य ये इन्हीं से मिल कर के विश्व व्यवस्था का निर्माण होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण होता है। अर्थात हमारे कहने का आशय ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें यही संप्रभु राज्य भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, XYZ तमाम सारे जो हैं, इन्हीं से मिलकर के हमारी विश्व व्यवस्था का निर्माण होता है, और यही इसमें मुख्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं। और जहाँ तक इसके अध्ययन की बात है, अब आप ये समझिए कि जिस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हम बात कर रहे हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण इन संप्रभु राज्यों के माध्यम से होता है, और यही संप्रभु राज्य आपस में जो इनके हितों का टकराव है, जो हितों को लेकर के वैचारिक मतभिन्नता है, उसी को दूर करने के लिए, उसी को सुलझाने के लिए जो कार्य करते हैं, उसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। अब वही संप्रभु राज्य जो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं विश्व व्यवस्था में,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो उनका अध्ययन तो बिल्कुल आवश्यक है, अपरिहार्य है, किया जाना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के वैश्विक समाज में या वैश्विक दौर में या ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जिस प्रकार से इंटरडिपेंडेंसी, अंतर्निर्भरता राष्ट्रों के बीच बढ़ी है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर एक घटना मान लीजिए कि अमेरिका में होती है तो उसका असर आपको हिंदुस्तान में दिखाई पड़ता है, या चीन में कोई घटना होती है तो उसका असर दूसरे महाद्वीप में या दूसरे देशों में दिखाई पड़ता है। तो जो आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जो इतनी इंटरडिपेंडेंसी आ गई है कि एक घटना कहीं होती है तो उसका असर दूसरी जगह दिखाई पड़ता है। तो आखिर में ये जो चीज़ है कि कोई घटना विश्व के किसी कोने में घटित हो रही है तो उसका असर विश्व के दूसरे कोने में दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो एक इंटरडिपेंडेंसी है, जो ये एक घटना का असर पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है, तो इसका अध्ययन तो किया जाना चाहिए। और यह चीज़ समझ में तभी आएगी जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन इसीलिए ज़रूरी है और किया जाना चाहिए। और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी एक देश में घटने वाली घटना पूरे विश्व में किस प्रकार से असर डालती है, पूरी की पूरी विश्व व्यवस्था प्रभावित होती है। एक देश में कोई चिंगारी पैदा होती है तो दूसरे देश में कितना बड़ा एक अंगारा बन जाती है। तो जिस प्रकार से ये अंतर्निर्भरता है, जिस प्रकार से एक घटना का असर विश्व के दूसरे कोने में दिखाई दे रहा है, तो जो ये इतनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी है, तो इसका अध्ययन होना चाहिए, ज़रूर किया जाना चाहिए। और ये जो अंतर्निर्भरता है राष्ट्रों के बीच, ये अंतर्निर्भरता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व को खुद ब खुद बता देती है, खुद ब खुद प्रदर्शित कर देती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसका अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए कि हम एक उदाहरण के माध्यम से अगर आपको समझाने की कोशिश करें कि आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, वैश्विक संसार में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्यों किया जाना चाहिए, इससे ये चीज़ अपने आप ये अपना महत्व तो खुद ब खुद बयां कर देती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्योंकि आज बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका स्वरूप वैश्विक है और जिनका समाधान एक देश व्यक्तिगत तौर पर कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो एक वैश्विक समस्या बन गई है। जैसे कि मान लीजिए कि आतंकवाद है, आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग है, मानवाधिकार, मानवाधिकार है। ऐसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, ये तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, जैसे आतंकवाद है। देखिए मित्रों, आतंकवाद एक ऐसी समस्या बन गया है जो एक राष्ट्र की सीमा में सीमित नहीं है, बल्कि इसका नेचर जो है वो ग्लोबल हो गया है, वो इसका स्वरूप जो है वैश्विक हो गया है। आतंकवाद से आज विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं है।
और वो ये नहीं कह सकता कि हम आतंकवाद से अछूते हैं या आतंकवाद से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की बात कोई भी देश आज नहीं कर सकता है। जैसे अगर आतंकवाद के संबंध में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँ, तो जब 1989 में कोल्ड वार जब ख़त्म होता है, हालांकि यूएसएसआर का जो औपचारिक विघटन है वो 26 दिसंबर 1991 को होता है, लेकिन वो जो बर्लिन की वॉल थी जब वो गिराई गई तो वहीं से मतलब ये होता है कि कोल्ड वार का अवसान शुरू हो जाता है। तो जब कोल्ड वार 89 में ख़त्म हुआ तो अफ़गानिस्तान से पूर्व सोवियत संघ को बाहर करने के लिए अमेरिका ने जो फंडिंग किया था और पाकिस्तान ने उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। तो जब सोवियत संघ अफ़गानिस्तान से बाहर निकल गया और मतलब वो एक प्रकार से हार करके बाहर निकल गया, तो जो यहाँ का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था टेररिज्म का, उसको पाकिस्तान ने पूरी तरीके से मूव करा दिया कश्मीर की तरफ। इसीलिए कश्मीर में जो ऑपरेशन टोपैक है वो 89-90 में शुरू होता है। तो जो अफ़गानिस्तान का पूरा जो आतंकवादी ढांचा था जिसको कि अमेरिका ने फंडिंग किया था और पाकिस्तान ने पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, तो जब यहाँ से अफ़गानिस्तान से जब सोवियत संघ हार करके चला गया निकल गया, तो पाकिस्तान ने उस पूरी की पूरी आतंकवादी फ़ौज को कश्मीर में घुसाना शुरू कर दिया। तो जब यहाँ पर 89-90 में जब एक प्रकार से आतंकवादी गतिविधियाँ कश्मीर में बढ़ती हैं और भारत सरकार जब 92-93 में ये इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को उठाने की कोशिश करती थी, तो यही अमेरिका और अन्य जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये कहते थे कि भाई आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये तो मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और आप उसको देखिए और आतंकवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन वही अमेरिका जब 9/11 की घटना घटती है, मतलब हमारे कहने का आशय ये है कि जब सर पर उनके बम आतंकवादियों ने फोड़ा, जब उनके 2 टावर उन्होंने गिराए, तब उनको एहसास हुआ कि हाँ वास्तव में ये कोई समस्या है। तब जाकर के पश्चिमी देशों ने ये माना कि आतंकवाद नाम की भी कोई चीज़ होती है, तब उन्होंने इसको एक समस्या माना। नहीं तो जब भारत इसको इंटरनेशनल फलक पर उठाने की कोशिश करता था तो ये सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ये कहती थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन 9/11 की घटना के बाद पश्चिमी राष्ट्रों ने माना कि इस प्रकार की कोई समस्या रियल में है और उन्होंने इस संबंध में काम शुरू किया। और वो भी बहुत ही, इन्होंने काम तो शुरू किया लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव वर्क शुरू किया। इन्होंने बहुत ही इस पर सिलेक्टिव तरीके से काम किया। और आज भी सही बात यह है कि आतंकवाद को लेकर के रियल में जिस प्रकार से काम होना चाहिए उस प्रकार से काम हो नहीं रहा है, और इसीलिए आज भी आतंकवाद की समस्या जस की तस बनी हुई है। और समस्या ये है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, तो हर राज्य आज भी आतंकवाद को अपने तरीके से परिभाषित कर रहा है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, अभी भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादियों के ऊपर इंटरनेशनली बैन लगाने के लिए कोशिश किया, लेकिन चाइना ने उस पर बार बार वीटो किया और उस पर बार बार अड़ंगा लगाया। तो ये जो आतंकवाद को भी एक राजनीतिक चश्मे से जो देखने की कोशिश की जा रही है, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको यूज किया जा रहा है, तो ये स्थिति बड़ी ख़तरनाक है। क्योंकि भाई देखिए, समस्या होती है, बुराई होती है, वो किसी के लिए फ़ायदा किसी के लिए नुकसान, या गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट होता है ये बड़ा ही
एक बड़ा ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। भाई गलत तो गलत ही होता है, अगर आतंकवादी है तो है, उसमें बैड टेररिज्म गुड टेररिज्म का तो मतलब कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, जो भी है। और जैसे मान लीजिए कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ये प्रॉब्लम, देखिए ये भी एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गया है और इसको भी कोई अकेला राष्ट्र हल नहीं कर सकता है। अब देखिए असल में यदि देखा जाए तो जो आज ये प्रॉब्लम है विश्व के सामने, जो मुंह फैलाए खड़ी है, तो इसके अगर मूल में आप जाएं तो यहाँ भी असल दोषी पश्चिमी राष्ट्र ही हैं भाई, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने कॉलोनीज़ बनाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, तमाम सारी चीज़ किए और उन्होंने जीवाश्म ईंधनों का यूज खूब किया। तो अब जा कर के ये समस्या जब शुरू हुई तो उसके बाद अब जब विकासशील देश भाई कहते हैं कि भाई आप इस पर पहले कदम उठाइए, तो ये लोग कहते हैं कि आप भी कदम उठाइए। भाई विकासशील देशों ने तो अभी विकास की तरफ कदम बढ़ाना ही शुरू किया है। अभी तो उन्होंने ये 1950 और 60 के दशक में आज़ादी पाए, फिर यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी, औद्योगिकरण होते होते 1980 के आसपास का समय आ गया। तो भाई अभी तो उन्होंने इस दिशा में थोड़ा सा कदम ही बढ़ाया है और आप कहते हो कि भाई आप वो करिए, आप भी मतलब इसमें वो करिए। तो अब देखिए यहाँ भी राजनीति ही हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर। जो इसके असल में दोषी हैं वो एक्शन ले नहीं रहे हैं और जिन राष्ट्रों ने, यानी कि विकासशील देशों ने या तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने, अभी उनके यहाँ बहुत सारी गरीबी है, समस्याएं हैं, अभी उन्होंने औद्योगिकरण का सही लाभ भी नहीं उठा पाए हैं वो लोग, और अभी उनसे मतलब ये पश्चिमी राष्ट्र ये कह रहे हैं कि भाई आप भी इस पर कंट्रोल करिए। तो हालांकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ये जो टेक्नोलॉजी का जो मैटर है, तो भाई अभी ये राष्ट्र तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। भाई इन्होंने बहुत सारा इनोवेशन कर लिया है, वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी भी इन्होंने खोज ली है, वो तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी तो विकासशील देश, एक तो भाई उनके पास संसाधन का भी अभाव है और टेक्नोलॉजी वगैरह खोजने में बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें इतनी आसान होती नहीं हैं। और जो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, वो विकासशील देशों को वो देना नहीं चाह रहे हैं। तो इससे ये भी समस्या इतनी जटिल बन गई है ना कि उसमें राजनीति ही ज़्यादा हो रही है। और अब ये है कि भाई पश्चिमी देश कहते हैं कि आप कदम उठाइए और विकासशील देश अभी बहुत ज़्यादा इस संबंध में कदम उठाने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये हो गया। और फिर जैसे ये मानवाधिकार का मुद्दा है, तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि आप देखते होंगे समाचार में, देखते होंगे समाचार पत्रों में पढ़ते भी होंगे कि आपको आए दिन किसी देश में या अपने देश में, मतलब जो ये मानवाधिकार के हनन का जो मुद्दा है, ये भी एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन गया है। तो मित्रों, हमारे कहने का आशय ये है कि जिस प्रकार से ये तमाम प्रकार की जो ये इंटरनेशनल समस्याएं हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जिसका कि मतलब स्वरूप ग्लोबल है, किसी एक राष्ट्र के माध्यम से इनका समाधान नहीं निकाला जा सकता है। तो ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारे बिंदु हैं। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अध्ययन का जो महत्व है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व है, वो इसके महत्व को खुद ब खुद रेखांकित कर देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए, इसका क्या महत्व है, और ख़ास करके आज के इस वैश्विक समाज में, वैश्विक इरा में, तो इसका अध्ययन तो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि
यदि हम इसका अध्ययन मान लीजिए कि नहीं करते हैं, अगर इसका अध्ययन हम नहीं करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों से वंचित हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को जान नहीं पाएंगे। क्योंकि ये इन चीज़ों से, ये जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, इससे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जो मानवता है, मानव जाति है, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है। एक प्रकार से उनके भविष्य के लिए ये बहुत बड़े खतरे हैं। तो इत्यादि चीज़ों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। इसका महत्व बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए, इन तमाम सारे बिंदुओं पर हमने आपके सामने अपने विचार रखे। और आप सभी मित्रों को एक विशेष सूचना मैं देना चाहूँगा। आप सभी मित्रों को मैं अपने सभी शुभचिंतकों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि मैं अब अगले वीडियो से यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के हिसाब से जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं, उस पर मैं अब लगातार वीडियो डालता रहूँगा। और उससे आपको इन एग्ज़ाम्स, आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि आज अभी जो लग रहा है कि शायद एग्ज़ाम जनवरी में भी होने की संभावना बहुत कम दिख रही है। तो मोस्ट प्रोबेबल ये है कि फरवरी बटे मार्च में ये एग्ज़ाम जाना चाहिए। और क्योंकि अभी चयन बोर्ड की तरफ से इस संबंध में कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी न्यूज़ नहीं जारी की गई है, जहाँ तक हमें जानकारी है। तो जिस प्रकार से लगभग आधा दिसंबर जा चुका है, तो उस चीज़ को देखते हुए एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर इन केस मान लीजिए कि फरवरी में अगर नहीं एग्ज़ाम हुआ तो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम भी आने वाला है, वो भी शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा और डिले हो जाए। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा। और बाई चांस अगर नहीं होता है तो अपनी तैयारी चलती रहेगी। तो अगले वीडियो से अगले हमारे जो वीडियोज़ होंगे वो यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेबस के हिसाब से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। और आप सभी से एक बार पुनः मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए। आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।